तो वहाँ जितने भी आसपास ईंट पत्थर रोड़े जितने भी लोग थे, 4-5 हज़ार की लोगों की भीड़ ने जब थाने की तरफ पथराव करना शुरू किया थाने के ऊपर, तब वहाँ उस टाइम का डीसीपी से लेकर के सब कमिश्नर का फ़ोन सबका मतलब इवन देन कि एलजी को इन्वॉल्व होना पड़ा इस केस के अंदर। उस टाइम एलजी कपूर हुआ करते थे। मुझे भारत की राजनीति में दो सबसे बड़े गुंडे हैं। एक दिल्ली का एचकेएल भगत, जिसको बगुला भगत के नाम से जानते हैं, और दूसरा कांग्रेस का बड़ा नेता राजीव गांधी। मैं दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं क्योंकि मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है। ये बात मान्यवर साहब काशीराम ने कही थी, जिनको भारत की राजनीति का साइंटिस्ट कहा जाता है। तमाम लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि ये बात कहाँ और किस संदर्भ में कही गई थी। जिस वक्त ये बात कही गई थी, वहाँ कौन आदमी था और किस संदर्भ में ये बात कही गई थी, मैं आज उनसे आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचास। ये बात किस संदर्भ में कही गई थी, मेरे साथ गौतम रत्ना हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। रत्ना जी, आप उस बात के साक्षी हैं जब बात ये जो कोटेशन है, ये जो बातचीत है, जी। मानवर साहब ने दिल्ली में ये बात कही थी। आपके आपके बारे में मुझे मालूम हुआ कि आप वहाँ पर थे और आपसे ही जुड़ी हुई ये बात है। तो इसमें क्या है और किस संदर्भ में ये बात कही गई थी? सर सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को जय भीम, जय संविधान, जी, नमो बुद्धाय और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पे मुझे अपनी इस बात को रखने के लिए जी। मौका दिया। ये सर बात है कि साहब काशीराम जी 89 का पहला इलेक्शन दिल्ली से लड़े थे। एचकेएल एचकेएल भगत के सामने। जी, जी। जी। एचकेएल भगत तो राजीव गांधी के खिलाफ यूपी से लड़े हाँ, थे। दोनों के सामने लड़े थे। एचकेएल भगत सामने दिल्ली से और राजीव गांधी के सामने यूपी से। यूपी से, जी हाँ। उसके बाद में बाई इलेक्शन क्योंकि 89 में वीपी सिंह की सरकार बन चुकी थी। फिर 91 में जब वीपी सिंह की सरकार गिर गिर गई थी 2 साल के बाद में, तो 91 के अंदर बाई इलेक्शन हुआ था। उस बाई इलेक्शन के अंदर मेरा जो क्षेत्र था, क्योंकि इस दिल्ली में मैं रहता था, मैं उस टाइम रहता था कोंडली वाले क्षेत्र में, जो एक बहुजन बाहुल क्षेत्र भी है। वहाँ पे 80% के करीब अपने शेड्यूल कास्ट के लोग रहते जी, हैं। जी। तो उस क्योंकि मैं एक्टिव शुरू से था, सन 84 में मैंने बीएसपी को जॉइन कर लिया था और दैट टाइम आई वाज़ स्टडी इन 9th क्लास ओनली। तो लगातार उसमें वर्किंग में रहते थे, तो जो मेरे क्षेत्र की जो कमांड थी, प्रचार और प्रसार की, वो मेरे पास थी। मान्यवर साहब काशीराम ने 91 के चुनाव में वो कमांड आपको जी, सौंपी हुई थी 89, अपने 91 दोनों चुनाव में, जी, अपने चुनाव में। जी हाँ, जी हाँ, मेरे क्षेत्र की। हाँ, तो उस टाइम क्या हुआ कि 89 में जो साहब काशीराम जी को वोट पड़ा था, उससे इतना कांग्रेस घबरा गई थी कि उसके हाथ-पैर फूल चुके थे। तो जब 91 के इलेक्शन में हुआ, तो कांग्रेस को ये खतरा था कि वीपी सिंह अगर ये वोट काटेंगे या ये जीत गए कल को, तो फिर हमारे कांग्रेस की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। तो उस टाइम जब मैं प्रचार प्रसार कर रहा था, क्योंकि साहब की उस टाइम मुझे आज तक याद है सर 13-14 मीटिंग थी रात को। तो वो मीटिंग होनी थी कल्याणपुरी, एक अम्बेडकर पार्क है वहाँ पर। लेकिन टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि उनको उस टाइम नंदागिरी जाना था दूसरी मीटिंग के लिए, तो मेरे पास एक मैसेज कन्वे हुआ कि भई साहब काशीराम जी कल्याणपुरी नहीं आएँगे और शशि गार्डन में एक मीटिंग करके और वहीं से नंदनगरी निकल जाएँगे। तो पहले तो मैंने कन्वेंसिंग कल्याणपुरी का कर दिया था कि कल्याणपुरी अम्बेडकर पार्क में साहब काशीराम जी आएँगे। लेकिन जब ये मैसेज मुझे कन्वे हुआ, तो मैंने फिर दोबारा से जिस ऑटो में मैं चल रहा था, उस ऑटो को लेकर के मैं गली-गली और हर रोड पे घूम रहा था, दोबारा से अनाउंसमेंट करने के लिए कि जितने भी लोग हैं कल्याणपुरी पार्क में, वो वहाँ से शशि गार्डन चले जाएँ, क्योंकि साहब वहीं से वहीं और नंदनगरी चले जाए। नंदनगरी चले जाएँ। तो इससे इतना वो लोग घबरा गए थे, तो हमारे यहाँ पर एक पार्षद होता था कांग्रेस का, डॉक्टर अशोक चौहान। जब मैं वहाँ से निकल रहा था अशोक चौहान के रास्ते से, तो वहाँ एक जलेबी चौक है कल्याणपुरी के अंदर, बड़ा फेमस है। उसके नियर अबाउट करीब 100-200 फीट की दूरी पर जब उन्होंने देखा कि मेरे ऑटो पे नीला झंडा लगा है और ये बीएसपी के नारे लगा रहा है और बीएसपी की बात कर रहा है, तो सडनली, क्योंकि ऐसे टाइम पे कैंपेनिंग के टाइम तो ऑटो बहुत धीरे चलता है, स्लो साइकिल की तरह। अपनी बात लोगों तक पहुंचानी होती जी, है। जी। तो वो एकदम से सामने के एक मकान से जलेबी चौक के पास में करीब 10 से 12 लड़के, यंग लड़के, जो शराब में धुत थे, शराब पिए हुए थे, बहुत बुरी तरीके से नशे में, उन्होंने ऑटो को चलते हुए ऑटो के आगे सारे खड़े हो गए और उनमें से उन्होंने कम से कम 3-4 ने चाकू निकाल लिए और जो मेरे हाथ में माइक था, वो माइक मुझसे छीन लिया गया। सामने से एक व्यक्ति जो कोंडली में रहते थे, बैसेपा का ही वर्कर थे, वो भी पेंटर थे। वो आ रहे थे, उनकी छोटी बच्ची पीछे स्कूटर पे बैठी थी, प्रिया स्कूटर होता था उस ज़माने में, और नीला झंडा भी बैसेपा का लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने मेरे ऑटो के आगे उन्होंने देखा कि यार ये ऑटो तो हमारे पार्टी का है, झंडा भी हमारे पार्टी का है।
उन्होंने क्या माइक छीन करके कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। तो जो सामने से व्यक्ति आ रहा था वो रुका, उसने कहा कि भाई ये रुक करके पूछने लगा, भाई ये ऑटो तो हमारा है और ये कांग्रेस के नारे कैसे लग रहे हैं। जैसे ही वो ये करा, क्योंकि ऑटो वाला भी बेचारा घबरा गया था कि उसको ना लग जाएंगे, उसका तो हमला बने, चाकू हाथ में है और बदतमीजी हो रही है। जी जी। तो ऑटो वाले ने क्या किया, जैसे ही वो इंटरफेयर किया, ऑटो वाले को मौका मिल गया, वो चाकू मारने वाले ही थे और माइक तो छीन ही लिया था। तो उस टाइम ऑटो वाले ने गियर डाला बड़ी जोर से और मैं कम से कम 3-4 फीट ऊंचा ऑटो उछला और वहां से वो भाग लिया। भागने के बाद जहाँ कल्याणपुरी में मीटिंग थी, वहाँ 4-6 लोग इकट्ठे थे ही थे, क्योंकि वहां पे जमघट था पूरा। मैं वहाँ कुछ लोग जो थे, बाकी तो चले गए थे अनाउंसमेंट सुन करके, लेकिन कुछ लोग थे तो मैंने उनको बताया, जिसमें उनका मैं नाम बताना ठीक नहीं समझता हूँ, सरकारी नौकरी में थे, बामसेफ के थे वो। तो मैं उनके घर गया तो उनको बताया, और पुलिस में थे वो, दिल्ली पुलिस में, और मेरे रिलेशन में भी थे। उनको जब मैंने बताया कि इस तरह घटना हो गई है, तो उन्होंने कहा ठीक है ऑटो में बैठ। वो ऑटो में बैठे और मेरे साथ उस जगह पे आए। तब तक वो जा चुके थे? नहीं, जा नहीं चुके थे, उसको चाकू मार चुके थे। अच्छा, जो आदमी स्कूटर प्रिया स्कूटर पे आया था उस पर चाकू से हमला कर दिया? उस पर चाकू से हमला कर दिया। फिर उनको हॉस्पिटल वगैरह ले जा करके उनको एडमिट कराया। उसके बाद ये बात साहब काशीराम जी तक पहुंचाई गई कि भाई इस तरह से हम पर हमला हुआ। कार्यकर्ताओं का। तो अगले दिन कल्याणपुरी जो थाना है, इस एरिया में उस टाइम एक ही थाना हुआ करता था, कल्याणपुरी, चांद सिनेमा के लगभग सामने है। तो वहां पर साहब ने कहा भाई कल आप थाने को घेरने का काम करें। साहब का ये एक मैसेज कार्यकर्ताओं को या हमें कन्वे हुआ। तो वहाँ उस टाइम माइक भी इस तरह के नहीं होते थे आज वाले, वो हैंड माइक होता था, उससे अनाउंसमेंट की गई पूरे में। तो क्षेत्र के लोग जो कार्यकर्ता कल्याणपुरी थाने पहुंचे। कल्याणपुरी थाने पहुंच गए। कल्याणपुरी थाने पर शोर शराबा, लगभग 4-5 हजार की भीड़ वहां पे, 4-5 हजार लोग जो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। तो साहब तक ये सब चीजें पहुंच रही थी। तो साहब करीब आए थे सर वहां पे, मुझे जो याद है अभी, शायद 3 बजे के आसपास। 3 बजे दोपहर में साहब काशीराम कल्याणपुरी थाने पहुंचे और वहाँ पहले से 3-4-5 हजार आदमी 4-5 हजार इकट्ठा। तब जब उनके साथ जब घटना बताई गई, तो मैं अपनी जिंदगी में जितने टाइम में रहा, पहली बार मैंने उनको एग्रेसिव, ये जो आप कोर्ट अभी आप बात कर रहे हैं जिस कोर्ट की, ये पहली बार उन्होंने वहां पर बोला कि जब उनसे कहा गया कि पुलिस सुन नहीं रही है हमारी, जो कल्प्रिट हैं जिन्होंने हमला किया, जो गुंडे, उनको अरेस्ट नहीं कर रही है, ना उनको ढूंढा जा रहा है, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। तब उन्होंने ये कहा गुस्सा होकर के कार्यकर्ताओं के बीच में, हमारे से या सारे कार्यकर्ताओं को, कि मैं देश के 2 बड़े गुंडों से लड़ रहा हूँ। एक गुंडा जो दिल्ली का सबसे बड़ा गुंडा और जिसको बेताज बादशाह लोग कहते हैं, HKL भगत, बगुला भगत, साहब बगला भगत के यही थे। तो मैं उससे लड़ रहा हूँ, और एक देश का सबसे बड़ा गुंडा जिसको राष्ट्रीय गुंडा कहते थे, राजीव गांधी के खिलाफ लड़ रहा हूँ। और इसका मतलब था कि तुमसे एक थाने के जो पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, उनको अरेस्ट नहीं कर रही है, वो नहीं संभाला जा रहा है। ये मैं अपने दर्शकों को बताता चलो, ये बड़ी बात है कि उस समय मान्यवर साहब काशीराम का इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना और कार्यकर्ताओं में जोश भरना। आज जो बसपा के लोग ये कहते हैं कि नहीं हम प्रोटेस्ट नहीं करते, हम पे मुकदमा हो जाएंगे वगैरह वगैरह बहानेबाजी करते हैं, उस समय जब बसपा के पास कुछ नहीं था तब साहब काशीराम ने ये बात कही थी, जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कही कि मैं देश के 2 बड़े गुंडों से क्या नाम है लड़ रहा हूँ, एक HKL भगत और दूसरा जो देश का गुंडा राजीव गांधी। मैं उन 2 से लड़ रहा हूँ, क्या आप एक थाने को नहीं संभाल सकते हो? तो ये दिल्ली के जो थाना था कल्याणपुरी थाना, वहां पर मान्यवर साहब काशीराम ने बात कही थी। जी। तो वहां पर सर आसपास, क्योंकि उस टाइम वहां पे जो ईंटें पड़ी थी, सड़क का काम चल रहा है, या पत्थर पड़े थे, क्योंकि एरिया भी बहुत ज्यादा डेवलप एरिया में नहीं गिना जाता है, तो इस तरह की उस समय तो बिल्कुल भी नहीं था, चलती रहती थी। और वैसे भी रिसेटलमेंट कॉलोनी 22 गज वाले प्लॉट तो इधर सरकार वैसे ही केयर नहीं करती थी। तो वहाँ जितने भी आसपास ईंट पत्थर रोड़े जितने भी लोग थे, 4-5 हजार की लोगों की भीड़ ने जब थाने की तरफ पथराव करना शुरू किया, थाने के ऊपर, तब वहां उस टाइम का DCP से लेकर के सब कमिश्नर का फोन, सबका, मतलब इवन देन की LG को इन्वॉल्व होना पड़ा इस केस के अंदर। उस टाइम LG कपूर हुआ करते थे, मुझे आज तक याद है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हमको रात को आप 12 बजे तक का टाइम दीजिए, 11-12 बजे तक का, और 12 से पहले पहले जो भी इस गुंडे हैं जिन्होंने हमला किया है आपके कार्यकर्ताओं पे, उनको हम अरेस्ट करके जेल भेजेंगे। तो लगभग 12 बजे के करीब ये इन्फॉर्मेशन थाने से आ चुकी थी कि वो सब के सब जो है 11-12 जो गुंडे थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो आप गौतम रत्ना
हैं और हमने इनको खोजा। और ये बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो राजनीति करना चाहती है, जो सोशल एक्टिविस्ट के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहती है, उसको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारे पुरखे हैं, बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास और ख़ास तौर से जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि मान्यवर साहब काशीराम की राजनीति किस लेवल की थी। एक कार्यकर्ता को चाकू लगता है तो साहब थाने पर पहुँच जाते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ घेराव करने। रात को जाकर के मुझे मालूम हुआ कि उस कार्यकर्ता से भी उसके घर पे जाकर के मिले थे। आज कार्यकर्ता मर जाए, सांसद कोंडली से जो कार्यकर्ता थे उनके घर भी गए और उनको 5,000 का आर्थिक ये बड़ी बात है कि जिस कार्यकर्ता को चाकू लगा, हालाँकि हमला गौतम रत्ना पर होने वाला था, लेकिन वो बीच में आए, चाकू उनको लगा, 11 टाँके आए। मान्यवर साहब काशीराम उनके घर पे पहुँचे और ₹5000 का आर्थिक सहयोग भी उनको दिया। मान्यवर साहब काशीराम की जो राजनीति थी वो इस लेवल की थी, वो अपने कार्यकर्ता के साथ धूप में खड़े होते थे और लड़ते थे, रोड पर लड़ते थे। इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य भर है वो यही है कि ताकि हमारे जो नौजवान साथी राजनीति में आ रहे हैं, उनको ये मालूम हो सके एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की जो राजनीति है वो महल में बैठ कर के ट्यूटर से नहीं चलेगी, रोड पर आकर के चलेगी। और जब आप रोड पर आएँगे, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हमारा समाज उन्हीं लोगों को पसंद करता है, जो लोग उनके बीच में आते सरकार हैं। को भी झुकना पड़ेगा अगर सरकार को भी झुकना पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि गौतम रत्ना भाई से फिर अन्य किसी एक कोट को लेकर के फिर बात करें, ताकि समय-समय पर गौतम रत्ना जी, क्योंकि लंबे समय तक साहब काशीराम के साथ में रहे, तो उन्हें बहुत सारी जानकारी हैं। आज हमने सिर्फ़ एक ज़िक्र किया, मैं चाहता तो लंबी बातचीत कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि 8 से 10 मिनट में बात कंप्लीट हो। मैं पुनः, अगर आप कहेंगे कि इनसे बात की जाए, तो मैं पुनः इनसे बात करूँगा। तो आप अपने जवाब हमें